बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, जो ज़िंदगी गुजर गई उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और आने वाली ज़िंदगी के लिए हमेशा अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार रहना चाहिए। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जहन से निकाल दें, सुप्रीम कोर्ट से अब मुकदमात में अल्तवा मिलेगा। जबकि निगरान वज़ीर आज़म का दौरा बरतानिया मारूफ ताजरों से मुलाकात की। उनका कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मसीही वफ़द से मुलाकात भी हुई। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सजाद मीर साहब, कैसे देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि अब इल्तवा नहीं मिलेगा मुकदमात में? बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारे बड़ी अदलिया है, अदालत उज़्मा है, वो सियासत करती रही है एक लंबे अरसे से। कभी उसे मार्शल को जवाब देना पड़ा है, कभी उसने पहला ही फैसला जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में जिसको कभी नहीं भूला जा सकता, जस्टिस मुनीर का फैसला, जिसने पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख को मस करके रख दिया था, पट्टी से उखाड़ दिया था हमारी जमहूरियत को, और आज तक नहीं चल पाई उस तरह जिस तरह चलना चाहिए था। इसके बाद कई ऐसे फैसले हैं कि अदालतें उसके बारे में हमेशा एक तरह की हमेशा खुद कहती रहती हैं कि हमसे गलतियां भी हुई हैं। अदालतों में तस्लीम किया गया है। जी सर। वोटों का फैसला, दूसरा फैसला छोड़िए, सियासी फैसले बहुत सारे किए हैं। इसके नतीजे के तौर पर हमारे साकब निसार साहब थे, वो जाते थे, अदालतें लगाते थे, करते थे, रोज़ खबर छपती थी, नाम आता था कि बड़ी खा रहे हैं, कार्रवाई खा रहे हैं। हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे, बड़े चाव चाव से सब लोग लेकर आए थे, वो भी सू मोटो नोट से बोल लेते थे, सियासी मुकदमात के फैसले भी करते थे। उन्होंने भी कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी भुगतान, स्टील मिल का फैसला, दूसरा फैसला कहा गया बोल्ड फैसले। लेकिन अब हुआ ये इसके नतीजे के तौर पर कि आम आदमी को जो इंसाफ मिलना था वो नहीं मिल पाता। जी। 57,000 के भाई कितने मुकदमा जो थे इल्तवा का शिकार है। जी। कल वो मुकदमा आया उनके पास, उनकी अदालत में, उन्होंने कहा कि जी इसकी मुझे एडजमेंट चाहिए। वकील ने कहा उन्हें कि क्यों चाहिए एडजमेंट? कागजात मैंने सबमिट करने हैं। कागजात तो लोअर कोर्ट में होते हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा आता है सारे कागजात, सारी फाइल, हर चीज मौजूद होती है। जी। आपने क्या सबमिट करना है? आपने तो आगे करना है कि टेक्निकली आपका जो केस है वो किस तरह ठीक है या गलत है। एक मुलजम ने आके कहा जी हम मुकदमा नहीं लड़ सकते, हमने सुलह कर ली आपस में और आपने तय कर लिया, एक दो के बारे में हमने नजरअंदाज कर दिया, बाकियों के साथ सुलह कर लीजिए, हम केस विड्रॉ करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कायद साहब ने कहा कि भाई अब अल्तवा की बात छोड़ें। एक दिन मुकदमा आएगा, तारीख लगेगी, तारीख के दिन आपको आके आर्ग्यू करना होगा और कोई बात नहीं चलेगी कि वकील साहब की छींकें आ रही हैं या तबीयत खराब है या रील है या कुछ है, आपको मुकदमा लड़ना पड़े। देखें, असल चीज ये है कि जब फैसला सिर्फ यही नहीं है इंसाफ हो, या हम कहते हैं ना इंसाफ हो, इंसाफ दिखता दिखाई दे, बल्कि ये जल्दी हो, बर वक्त इंसाफ हो। ये साइट का इलाका है शेरशाह का कराची में, जिसमें पूरी मार्केट जो बनी हुई है, लंबा इलाका, जिस तरह हम अपने इलाके में बिलालगंज को कहते हैं, ये छोटा सा है, वो इतना बड़ा इलाका है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, समझे कि आधे लाहौर के बराबर है। तो सारी की सारी जमीन जिसकी मलकियत है सर, वो अब केस भी जीत चुका है, लेकिन वो जमीन उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि उस पर तो एक नहीं लाखों तजावजात बन चुकी है। तजावजात क्या, वहाँ मार्केट्स बन चुकी हैं। तो ये सिर्फ सूरत हाल होती है ना कि हम बिल्कुल, वो नस्ला टावर को गिराया था चीफ जस्टिस ने कि ये फुटपाथ पे उसने अलाउ कर दिया था, अभी तक वो फैसला नहीं हो सका। टावर तो गिरा दिया, जो लोग वो रहते थे उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला, और वो मुकदमा अब शुरू हो रहा है कि जिन्होंने इजाजत दी थी गलत इसकी, तो ये बर वक्त फैसला हो जाए तो आदमी पकड़ा भी जा सकता है, गलत काम भी नहीं होंगे, इंसाफ भी मिलेगा। चाहे ये प्रॉपर्टी के मसला हो, भाई लोगों को फांसी लग गई और आपने बरी कर दिया, फांसी लगे 4 साल हो गए तो आपने फैसले का सुनाया कि मुलजम को बरी किया जाता है, जनाब इसको फांसी लग चुकी है सर। तो ये भी हुआ इस मुल्क के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस साहब का ये ऐलान जो है ना, ये एक जेन्युइन ऐलान है कि सिर्फ हम सियासी मसलों पे अपने आप को नहीं उलझाएंगे या आइन की बारादस्ती फलान ये कह के हम नहीं खुश हुआ करेंगे, जो हमारी वकला कम्युनिटी भी करती है और जाती है जुडिशरी को, बल्कि हम सबसे पहले जितने भी मुकदमात हैं इनको हम निपटाने की कोशिश करेंगे। ये एक पॉजिटिव बात है। जी बिल्कुल। और सलमान गनी साहब, ये वक्त की एक ज़रूरत भी है। बिल्कुल ऐसा भी अक्सर हमने देखा है कि दादा का केस पोता जो है वो लड़ रहा होता है, तो ये अच्छी बात है कि केसों के फैसले जो है वो बर वक्त अगर हो जाए। देखें, एक कहावत है कि इंसाफ में ताख़ीर जो है
वो इंसाफ के इनकार के मुतरादिफ है। और चीफ जस्टिस साहब ने गुज़िश्ता दिनों जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसकी समाअत हुई उस एक्ट पे, वहाँ पर उन्होंने ये बात की थी कि 57,000 मुकदमात हैं, हमने अपनी तवज्जो उधर मरकूज़ रखनी है। और ये 57,000 मुकदमात क्यों हुए, ये मेरे पास फिगर्स पड़े हुए हैं कि 2013 में ये तादाद 20,000 थी, 20,480 थी जी सर। आज ये 57,000 हो गई। इसका मतलब है कि अदालतों को जिस रफ्तार से काम करना चाहिए था उन्होंने काम नहीं किया। और ये पहले चीफ जस्टिस हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हमें अपनी असल तरजीह ये रखनी चाहिए। उमर, जमहूरी माशरों में जो अदालतों का किरदार होता है ना, इनके फैसलों के नतीजे में हमेशा इस्तेहकाम आता है सही मुल्कों के अंदर, और जब इस्तेहकाम आता है तो फिर मुआशी हवाले से वो मुल्क और मुआशरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर। हम जब रोना रोते हैं ना पाकिस्तान की माशी बदहाली का, तो उसमें जहाँ पर हुकूमतों का रोल है तो वहाँ पर कोर्ट्स के फैसलों का भी रोल है। मैं आपको लाहौर ये ऑरेंज ट्रेन का फैसला जी। आपका कोर्ट में था, जी। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह खुद चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ यही नहीं कि उसका मुकदमा लंबा चला, बल्कि उसकी जजमेंट रिजर्व कर ली गई 8-9 महीने के लिए। 8-9 माह आप देखें कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद उन्होंने और भी कई प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया कि उसकी वजह से, कोर्ट के फैसलों की वजह से चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं नुकसान हुआ। अब बात है कि 57,000 मुकदमात, अब आप अगर सुप्रीम कोर्ट में 57,000 मुकदमात है तो हाई कोर्ट्स में लाखों की तादाद में होंगे, उसके बाद आज लोअर कोर्ट्स में होंगे। जमहूरी माशरों के अंदर हमेशा अदल इंसाफ की रफ्तार तेज़ होती है। और उन्होंने दुरुस्त कहा, उन्होंने साथ ये भी कहा, कुछ का तो जिक्र मीर साहब ने कर दिया, उन्होंने वकला को कहा कि या उर्दू सीख लें या इंग्लिश सीख लें कि आपको बात करने में यकसुई होनी चाहिए। एक केस है और अगली दफ़ा उसमें समाअत होनी चाहिए। और उमर, जैसे मैंने आपको बदहाली का जिक्र किया है, माजी के अंदर हमारे यहाँ जो जुडिशल एक्टिविज़म रहा है उसके नतीजे में पाकिस्तान ने इंतशार से दो चार हुआ है। जब हम 2017 की बात करते हैं तो क्यों इस बात की निशानदेही करते हैं कि 2017 में क्या जुडिशल एक्टिविज़म नहीं था? क्या पाकिस्तान की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलता नहीं किया गया? क्या वो सारे किरदार एक्सपोज नहीं हुए? और इस बात का इदराक अब किया जा रहा है। देखें, अगर नवाज शरीफ साहब इसका जिक्र कर रहे हैं तो पाकिस्तानी कौम को भी पता चलना चाहिए कि एक चलती हुई गवर्नमेंट, उस दौर के अंदर आपका पेट्रोल जो था वो 68 रुपये लीटर था, उस वक्त आटा 35 रुपये किलो था, चीनी 50 रुपये किलो थी, लोगों को रोज़गार मिल रहा था। आपका सी पैक का मनसूबा उम्मीद और आस का पैगाम लेके आया, किसने उखाड़े थे उनके हाथ? और जिस केस में आपने एक प्राइम मिनिस्टर को नाहल किया, उसको केस में तो उसका नाम भी नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस से पाकिस्तान जो काजी फाइज इज़ा साहब, ये एक होप है पाकिस्तान में अदल और इंसाफ के हवाले से। और अगर पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ देती नजर हैं, वो चर्चल जब आप इंसाफ देते नजर आए तो फिर आपको परेशानी की वो एक ऑडियो कॉल भी, लीक ऑडियो कॉल भी मुबैना है जो याद होगी, जिसमें टिकटें बेची जा रही थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, एक मैं हवाला जरूर दे दूं कि इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस जी आसफ सईद खोसा साहब ने कोशिश की थी कि वो जो फौजदारी हवाले से अपीलें थी उन्होंने ख़त्म की थी बड़े पैमाने पे। उन्होंने कहा कि हम इन्हें निपटाएं। तो बात है कि ये अदल इंसाफ का अमल इसी तरह होना चाहिए। आज माशरे के अंदर जो इंतशार नज़र आता है, ये खलफशार नज़र आती है, ये लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, ये ठीक है सही कि जी फांसी होगी और आप उसे बाद में बरी कर रहे हैं कि ये पुश्तों में दादे ने केस किया हुआ तो पोतों तक पोते भी कंटेस्ट लड़ ही रहे हैं। मैं समझता हूँ जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, उसमें बुनियादी रोल है पाकिस्तान की अदलिया का। और जो बातें चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, खुदा करे कि वो सब पे अमल पैरा हों और अदालतों के फैसलों के नतीजे में हमेशा मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम आता है। और आज जिस कैफियत से दो चार हैं, उन्होंने कहा कि हमने असल काम ये करना है। और फिर सबसे अहम बात सर, आप जब अपने पसंद के बेंचेस बनाते हैं तो लोगों के अंदर क्या मैसेज आता है? इसका मतलब आप किसी जड्डे पे हैं, उस शख्स ने कहा जी कि तमाम अहम फैसले फुल कोर्ट में होंगे। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो फुल कोर्ट बेंच बनाया गया, आपको याद होगा कि आते साथ ही पहले दिन ही जो समाअत हुई टीवी पे भी नशर की गई, वो बड़ा उन्होंने घंटों के अंदर आपके पीटीवी ने सारा सर, वो पीटीवी का भी और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोर्ट का अपना काम है, हुकूमतों का अपना काम है, अदारों का अपना काम है। और हमारे पास एक नुस्खा कीमिया के तौर पे आईने पाकिस्तान मौजूद है। आईने पाकिस्तान पे अमल पैरा होकर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पाकिस्तान का मीडिया है, हम मादर पिदर आज़ाद नहीं है। यहाँ पर भी ये तस्वर है कि हम जो कहें, और इसका खमियाजा पाकिस्तान के मीडिया को भुगतना पड़ा है। एक आईने
पाकिस्तान के तहत उसमें सबकी हदूद मौजूद हैं, उसी पे अमल पैरा होना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट खा कोई भी है, जी। उसे काम करने का मौका मिलना चाहिए। अदलिया ने अपना काम करना है, हमारी फौज है वो एक कुर्बानियों की तारीख रकम कर रही है, और आप उसे भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदारे तब मजबूत होंगे जब अपने अपने मकासद के साथ हम मांग होंगे। पाकिस्तान जिस नज़रिए की बुनियाद पे बने हैं, देखें बात ये कि क्या कायदे आज़म और पाकिस्तान अल्लामा इकबाल इस तरह का पाकिस्तान बनाना, वो तो दुनिया के अंदर एक तजर्बा का बनाना चाह रहे थे ताकि दुनिया को पता चले कि एक नजरिए की बुनियाद पर बनने वाले मुल्क कैसा होगा। जी सर, वो तो अदल इंसाफ की बात कर रहे थे। देखें आप इकबाल की शायरी पढ़ इस्लामी लेंगे, मुमलिकत सर, इस्लामी मुमलिकत जो एक मॉडल हो। देखें कायदे आज़म खुद कानून ताल थे। जी सर। और जो चीफ जस्टिस साहब ने वकला को भी कहा है, मेरा ख्याल वकला को भी जिस तरह एक स्पिरिट उनके अंदर जजेस के अंदर मौजूद है, वो वकला के अंदर भी होनी चाहिए। सिर्फ सियासत नहीं होना चाहिए काम, इससे इस तरह की सियासत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। और सजाद मीर साहब, जब हम इस तरह के फैसलों, इस तरह की बातों को सुनते हैं, तो जो अभी चीफ जस्टिस साहब आए, उनकी जानिब से जिस तरीके से पहली समाज जो है वो दिखाई भी गई टीवी पे ऑन एयर हुई, पीटीवी का बड़ा क्रेडिट है, जिससे क्योंकि आप पीटीवी से अपना भी एक सर आप देखते हैं कि पाकिस्तान का चैनल भी है, कितनी खूबसूरती से जो है वो कैमरा मैन वर्क भी हुआ, और उस कवरेज के हवाले से भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल हम चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट पर ही बात करते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है सर। इसमें कोई शक नहीं है। कवरेज की तो मैंने तारीफ की थी पिछली बार भी सर, इसी तारीफ की थी कि ये आसान काम नहीं है कि कोर्ट रूम की कार्रवाई को जो है टेलीकास्ट करना। उन्होंने जिस तरह कैमरे जिस जिस जगह पे फिट किए और इसको जिस तरह कवर किया, ये आसान काम नहीं था, ये इसकी तारीफ करनी चाहिए। सर, पहला चैलेंज जो पीटीवी को पेश हुआ था वो था हमारे क्रिकेट मैच को कवर करना। जी सर। 9 कैमरों के साथ। जी। उस वक्त 9 कैमरों के साथ कवरेज जो थी, पीटीवी की एक बड़ी अच्छी तारीख है हाँ, सर। छोटी बात नहीं होती थी सर। आपकी 9 पता नहीं वैन्स खड़ी होती थी क्या होती थी, लेकिन 9 कैमरों के साथ आपने क्रिकेट मैच जब कट करना पड़ता था ना जी, वो स्विचिंग स्विचिंग करनी पड़ती थी, वो सलाहियत का इम्तहान होता था। तो ये भी सलाहियत का इम्तहान था, और ये तो बहुत ज़्यादा था, सेंसिटिव था, एक गलत तरफ कैमरा का रुख ना हो जाए। बहरहाल इन्होंने अच्छा काम किया। अब मसला ये है कि उस क्या हुआ, ये सब इस पे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं थी कि बड़े सारे लोगों की एहलियत भी खुल मैं कहने लगा था उसमें ये हुआ कि उसमें पीटीवी नंबर 1 रहा सर। हम तो अपने समझ गया आपकी मेरे जैसे लोगों ने तो कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड की है, बड़े बड़े वकीलों को सुना है, और उन वकीलों की जो कार्रवाई होती थी आश्चर्य कर उठते थे। ऐसे भी देखा हमने कि एक वकील ने दलाइल दिए, जज की सिट्टी गुम हो गई। यानी ऐसे ऐसे वकील हुआ करते थे, और ऐसे ऐसे जज भी देखा होते थे कि बड़े बड़े वकील आते थे और उनको बात करने की समझ नहीं आती कि बात कैसे करें, पता चल जाता था। इसमें पता चला बहुत से लोग एक्सपोज हुए। मैं नहीं कहता कि जज एक्सपोज हुए कि वकील एक्सपोज हुए, लेकिन बहुत से लोग एक्सपोज हुए। चलिए वकील का तो मैं कह देता हूँ, जो बहुत तुरम खान वकील थे यहाँ, पता चला कि वो तो घियारे हैं। यानी कि आप बाहर बैठ के बयान दे दें, प्रेस बाहर आके मीडिया टॉक्स करते थे, टॉक्स कर लें, वो और बात होती है, लेकिन जब आप अदालत बोलते हैं तो पता चल जाता है। तो काजी फायजिस्ता ने मेरे ख्याल में एक हम पे एहसान किया है कि वो लोग जिनको हम बहुत बड़ा समझते थे उनको भी आपने एक्सपोज करके रख दिया है, और जो जजेस स्टैंड लेते हैं एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके स्टैंड में कितनी जान है वो भी पता चल जाती है, उस पर कितनी स्टैंड है। तो फैसला जब आता है, ये नहीं कि आपने फैसला लिख दिया, जो लिख दिया आपकी मर्जी। बड़ा अच्छा लफ्ज़ है मेरी मर्जी। मैं ये नहीं मुकदमा सुनता हूँ, रखता हूँ अपने पास, मेरी मर्जी। मैं छुट्टी पर चला जाता हूँ, मेरी मर्जी। मैं ये करता हूँ, मेरी मर्जी। ये जो मेरी मर्जी किस्म की बात आ गई थी चीफ जस्टिस में, वो इन्होंने ख़त्म की है, और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। जज की मर्जी नहीं होती, मर्जी आइन की होती है, और कानून की होती है, और इंसाफ की होती है, और खुदा की होती है। सही। और ये बात उसकी तरफ इशारा करके उन्होंने बताया कि हमारा निज़ाम अदल किस तरफ चलेगा, कैसे चलेगा, और उसे कैसे लेके चलना है। और देखिए ये दुनिया के ये हम इनको महज़ब मुल्क नहीं गिनते, ये जो हमारे इस तरफ अरब रियासतें हैं, महज़ब उन मानों में जिन मानों में मगरब को हम महज़ब मुल्क गिनते हैं। यहाँ इंसाफ 10 दिन के अंदर कर देते हैं। वो काजी आता है, गवाह आता है, फला सुनते सब करते, फैसला सही। और कम आपने सुना होगा कि फैसला गलत किया गया। फैसला हार्श तो हो सकता है, गलत नहीं होता। जो वाकया हुआ, एक कत्ल हुआ है, वो रो रहे थे उनके माँ बाप। खैर वो तो उनको भी सोचना चाहिए कि हमने अपनी बच्चियों को, अपने लोगों को इतनी खुली छूट क्यों दी हुई थी कि गैर लड़कों के साथ वो इस तरह खुलम मिल रहे थे। हम आजकल माशरे में लिबरलिज्म के नाम पे पता नहीं किन किन चीज़ों को रवाज समझते हैं, मैं नहीं समझता। वो एक अलग बहस करनी पड़ेगी, तो हमें मीडिया पे करनी चाहिए। कम कम स्टेट मीडिया को करना चाहिए कि हमने अपना कल्चर कितना तबाह कर दिया है। ये कोई लिबरलिज्म नहीं है, ये कोई वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, ये वो है कि जिसने हमें तबाह, ये अपनी जगह।
लेकिन वो कहते साल हो गया, कत्ल हुआ है सामने यार आपके सामने, आप फैसला नहीं कर रहे। जी, जितने भी अहम लोग होते हैं उनके अगर बच्चे किसी कत्ल में मौजूद होते हैं तो उंगलियां दिखा के बाहर चले आ रहे होते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जब सजा लोगों को मिलती दिखाई देती है तो आदमी बड़े से, वो एक केस था, वो बंदयाल थे शायद, जब ज़ियाउल हक ने 4 लोगों को शबनम केस में एक तरह की मर्सी पिटीशन उनकी एक्सेप्ट कर ली थी। हाँ जी, फारूक बंदयाल एंड कंपनी, वो कबूल कर ली थी। हालांकि उससे पहले उन्होंने भुट्टो केस में वो लोगों की जो मर्सी पिटीशन थी वो कबूल नहीं की थी। ख्याल था कि ये भी नहीं करेंगे। अगर उस वक्त कर ली जाती ना मर्सी पिटीशन, कबूल ना की जाती, उनको फांसी लग जाती बड़े लोगों के लड़कों को। ये एलीट क्लास के लड़के फिर इस तरह की हरकतें करते हुए 100 बार सोचते। हमने उनको माफ नहीं किया, कौम में जुर्म का बीज बोया जी। यही हम आज इंसाफ सर। आप लड़का वो आता है, वो क्या नाम है उसका, वो आता है उंगली दिखा रहा है, जैसे यानी कत्ल करके आया हो यार, तुम उंगली दिखा रहे हो कि तुम्हारी बेल हो जाएगी या हो जाएगा। अजीबोगरीब बात है जी। ये कल्चर पैदा हो गया। इस पर मजीद सलमान गनी साहब से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है। हमारा होम सेक्रेटरी साहब क्या था बोले, माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातें मोहब्बत, अमन और सलामती की बात। सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वाह करेंगे सरकार की मदा सराय। उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ पीटीवी होम। वेलकम बैक। सलमान गनी साहब, सर बर वक्त इंसाफ की फरहमी जो है वो भी वक्त का तकाजा भी होता है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इंसाफ फौरी तौर पर फराहम किया जाना चाहिए। देखिए, मुआशरे चलते ही इस सज़ा और जज़ा पे हैं सर, और जिन मुआशरों के अंदर सज़ा और जज़ा होती है मुआशरे इस्तेकाम से हमकनार होते हैं। अभी जो मीर साहब ने बात की है, जो मेरी मर्ज़ी का हवाला, मेरी मर्ज़ी नहीं होती। मैं इसमें फिर काजी फ़ाइज़ ईसा को कोट करूँगा कि उन्होंने उसी समात के अंदर ये बात कही कि मैं जहाँ पर आइन और कानून का पाबंद हूँ, इशारा करके कहा मैं कहीं और भी पाबंद हूँ। और अगर आपके अंदर खुदा खौफ मौजूद हो, अल्लाह से खौफ को, ये अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। ये अच्छी बात नहीं थी कि उस शख्स ने प्रोटोकॉल नहीं लिया, और इसको भी लोग मजाक के अंदाज में लेते हैं। और वो ये नहीं कि अब प्रोटोकॉल नहीं लिया, वो उससे पहले मैंने तो उन्हें पैदल भी सुप्रीम कोर्ट देखा। तो एक होप है, इसलिए होप है कि माजी के अंदर, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में देखता रहा हूँ कि क्या सिर्फ पॉलिटिकल केसेस होते हैं कोर्ट्स में, क्या लोगों के केसेस नहीं होते? मैंने नहीं देखा, रोज एक केस चल रहा है। और जिन लोगों को माजी करीब की कोर्ट्स इंसाफ फराहम करती रही, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान के अदारों के साथ उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की मईशत के साथ उन्होंने क्या खलवाड़ खेला है। और अदालती फैसलों को आप सिर्फ अदालती फैसलों के तौर पर न लें, ये मुआशरों के अंदर भी इस्तेकाम लेके आते हैं। और सबसे अहम बात, इनके असरात जो हैं पॉजिटिव या नेगेटिव,
मुल्क की मईशत पे होते हैं। देखें, जब कोर्ट्स फैसले करती हैं, और मैं इस्तेहकाम की बात कर रहा हूँ कि आज जब आप मईशत की बदहाली का तस्करा करते हैं, भाई सियासतदानों को तो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना बड़ा ही आसान काम है, हमें नहीं कोई पूछता। लेकिन जिन लोगों ने अपने फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया है, एक चलते हुए पाकिस्तान को पटड़ी से उखाड़ा है, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया है, पाकिस्तान में खलफशार पैदा किया है, पाकिस्तान के अंदर नफरतें पैदा की हैं, कोर्ट्स ने उस हवाले से भी कोई रोल अदा किया है। कोर्ट्स उनको प्रोटेक्ट करती रही हैं। मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास एक नुस्खा कीमिया मौजूद है। असल में हमारा उमर एक बड़ा अलमिया ये है कि हम अपना काम नहीं करते। हमारे यहाँ भी सहाफत में देख लेना कि सहाफत में लोग सियासत करते हैं, और इसकी वजह से सहाफत कमज़ोर हुई है। बात है कि हमने जो चीज़ देखी हमें वो रिपोर्ट करनी चाहिए, जो रुझानात अवाम के अंदर पैदा हुए हैं उनकी बात करनी चाहिए। क्या पाकिस्तानी कौम एक खूबसूरत कौम थी? यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि प्री प्लान कौम के अंदर तकसीम करने के लिए ये कई दहाइयों तक मेरे साहब इस बात की गवाही देंगे कि हमारे अंदर शिया सुन्नी की तकसीम पैदा करने की कोशिश की, उसे नाकाम किसने बनाया? पाकिस्तानी कौम ने। उन्होंने अपने अंदर तकसीम नहीं पैदा होने दी। पाकिस्तानी कौम के अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती थी। और ये मैं बात जो कह रहा हूँ कि इससे बड़ा दिल दुखता है कि पाकिस्तान के हवाले से लोग बड़े जज्बाती थे। आप 65 की जंग के अंदर लोग सड़कों पर निकल आए फौज के पीछे। ये सारी कैफियत पाकिस्तान के अंदर क्यों कर तारी हुई है कि जी लोगों को आपस में लड़वा दिया गया है, लोगों के अंदर नफरतें पैदा कर दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि फायज ईसा साहब ने जो शुरुआत की है, इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा, अदलो इंसाफ का अमल भी तेज होगा। और जब आप लोगों को एक होप होगी। मैं एक और जिक्र भी करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस की एक स्ट्रगल है। आपको याद है कि एक डिक्टेटर ने एक चीफ जस्टिस को बुला के उसको रिजाइन पे आमादा करने की कोशिश की थी। कौम अदलिया के साथ खड़ी हुई थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस साथ खड़ी हुई थी। आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को एम्बेरस करने की कोशिश करते हैं। आपने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है। असल में हमारे यहाँ जब मैं जज़ा और सज़ा की बात करता हूँ, अदारों के अंदर एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जब फौज की हम क्यों बात करते हैं, आज फौज का अदारा क्यों इंटैक्ट है? उनके अंदर एक एहतसाब का सिस्टम मौजूद है। कोर्ट्स के अंदर एहतसाब का सिस्टम मौजूद होना चाहिए। कोर्ट्स जब अपने सियासी एजेंडाज के तहत चलेंगी और विश्व गुड लक की बात की जाएगी मुलजमों के साथ, तो उनकी हौसला अफजाई होगी। उन्हें अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी का मौका नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि जमहूरी माशरों के अंदर जो मजबूती आती है वो फैसलों के नतीजे में आती है। और जब जिन मुल्कों के अंदर अदलिया अदलो इंसाफ के हवाले से फैसले करती नजर आती है, लोगों के अंदर भी उम्मीद और आस पैदा होती है, मुल्क भी मजबूत होते हैं और वहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम भी आता है। और मैं समझता हूँ कि काजी साहब ने जिस काम की शुरुआत की है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। और पाकिस्तानी कौम को जब इंसाफ मिलेगा, आखिर क्या वजह है 20,460 केसेस थे 2013 में, अगर अदलिया इंसाफ फराहम करनी नजर आती तो आज 57,000 केस ना होते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केस है तो आपकी हाई कोर्ट्स में लाखों केस होंगे, आपकी लोअर कोर्ट्स में होंगे। तो मैं समझता हूं कि ये काम ऊपर तक नहीं होना चाहिए, नीचे तक नजर आना चाहिए। बिल्कुल सर, कल आर्मी चीफ की मसीही वफ़द से मुलाकात भी हुई और आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम जो है वो मोहब्बत का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है। सर कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो एक दीन का तस्वर था वो अमन और सलामती का तस्वर था। बिल्कुल, अभी भी नाम बताता है कि अमन और सलामती का, बिल्कुल इस्लाम। और हजूर ने भी इस बात की, उन्होंने कहा कि किसी के साथ अच्छा सलूक कर रहे थे तो किसी ने कहा कि आप ये कर रहे हैं और ये पता आपको ये यहूदी है। तो हजूर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि इंसान तो है ना, क्या बात है, हमारे यहाँ ये तस्वर नहीं है। हम बाहर से वफूद आते थे, क्रिश्चियन डेलीगेशन आए थे, उनको आपने मस्जिद में ठहराया और मस्जिद में उनको इबादत करने की इजाज़त दी। सही, हम इस मना नहीं किया करते जी, बिल्कुल। हमारा एक लिबरल अप्रोच हुआ करती थी, बिल्कुल। और इस बात को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर कि हम अपना पैगाम जो होता है दूसरों तक पहुँचाएं और खुश अखलाकी से पहुँचाएं। खुश अखलाकी, बल्कि खुश अखलाकी का लफ्ज़ बड़ा ठीक इस्तेमाल किया। सर एक जा रहा था वफद, उससे पूछा कैसे लोगों को ये आइमा से भी ये रवायत मंसूब है और हजूर से भी मंसूब है। तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हें जुबान से कुछ ना कहना पड़े। क्या बात, यहाँ से तबलीग करने का मतलब ये नहीं है कि आप लेक्चर दो, नसीहत करो, वाज करो, अपने अमल से सर, अपने अमल से करो कि आप बदलो। सही। अब हुआ ये कि हमारे यहाँ कुछ अनासर ऐसे होते हैं जो दीन की या तो गलत ताबीर करते हैं या एक ट्राइबल मुआशरे के ज़हनी तौर पर जी रहे होते हैं। वो
जहन साजी करते हैं, जिस तरह सलमान गनी साहब अभी जी बात हाँ। कर रहे थे ना कि वो एक जान के डिवाइड क्रिएट करने की और कोशिश करते अब तो बात ये साबित हो गई है कि उसमें दुश्मन का असर नफूज होता है, बिल्कुल। और वो कैसे होता है ये तो हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि क्यों कर होता है। हैं। सर अच्छा, अब वो सारी सूरत हाल जब हम लोगों के पास जाते हैं, आप जाएं उलमा के पास जाएं, उन लोगों के पास जाएं, उनको आप उनका रवैया आप ये नहीं देखेंगे। तो आर्मी चीफ ने एक बहुत अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम इस मुल्क का बाजुए शमशीर जन है, हम इस मुल्क की अस्करी कुव्वत हैं, जी। हम इस मुल्क की ताकत हैं, पावर हैं। जी। हम आपसे कहते हैं कि हमारे यहाँ कायदे ने क्या फरमाया था, सर ये जिस बात को लेकर ये बैठ गए हैं कि कायदे पता नहीं, मैं नाउज़ुबिल्लाह ही कहूंगा कि सेकुलर थे। कायदे ने ये कहा था कि अक़लियतों को उनके पूरे हकूक दिए जाएंगे। जी यानी जो बात की थी कायदे को, जो खुतबा है, जो 11 अगस्त वाली तकरीर है, सर। यू आर फ्री टू गो टू मॉस्क, कोट किया जाता है जी। जो असल कोट किया ठीक जाता कह रहे- ठीक कह रहे है, हैं, वो और मिसाक मदीना एक है। सबसे पहले इस खाक साहब ने 88 में ये बात कही थी कि मिसाक मदीना और ये एक है। सर। कि मिसाक मदीना में लिखा है यहूदी और मुसलमान उम्मत वाहिदा है। उम्मत वाहिदा का लफ्ज़ है मिसाक मदीना में। जी सर उम्मत के ये माने नहीं है वैसे जो अब हम इस्तेमाल करते हैं, ये 1.5 साल पहले हमने उम्मत का मैंने पोलिटिकल कम्युनिटी, सर यानी ये कहा गया था कि एज ए नेशन, एज ए पोलिटिकल कम्युनिटी वी आर दी वन। सर कोई फर्क नहीं है, वो अपने मजहब पे आजाद है, हम अपने मजहब पे आजाद है। ये हमारा इख्तलाफ उस पर है कि जब आप हमारे खिलाफ साजिश करो, जब आप हमारी रियासत से गद्दारी करो, सर। जब आप हमारे वालों के साथ हमारे दीन की तौहीन करो, तो फिर हम आपको टोकेंगे। जब ये कुछ नहीं हो रहा तो हम कौन होते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले। सही। तो आर्मी चीफ ने ये पैगाम दे के बहुत अच्छा किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सलमान गनी साहब, हमारे मुल्क का तो झंडा ही अगर देखा जाए, सब्ज रंग और फिर सफ़ेद, सफ़ेद तो ये निशानी करता है और बहुत अहम किरदार है। आज भी मौजूदा दौर के हवाले से भी अगर हम बात करें तो बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जो है वो मिशनरी स्कूल सिस्टम को माना जाता है। आप कैथेड्रल स्कूल को देख लें, आप कॉन्वेंट की मिसाल ले लें, और बड़ा अच्छा हुस्न सलूक है अगर हम आपस में बात। देखें, आपने आर्मी चीफ के जिस बयान को कोट कर रहे हैं, उन्होंने एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट सर। वो आज के तनाज़ुर में, एक तरफ तो वो मसीह बरादरी को एक उन्होंने मैसेज दिया है, दूसरी तरफ वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं सर कि कानून की बालादस्ती जब होती है माशरे में इस्तेहकाम आता है। और जब आप मसीह बरादरी की बात करते हैं, देखें जो बात अभी मीर साहब कर रहे थे कि इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का मज़हब है, और हमेशा उस दौर के अंदर भी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क था, देखें एक नज़रिए की बुनियाद पे बना हुआ वजूद था, और वो जिस तकरीर का हवाला दे रहे हैं अभी भी सर आइडियल मुल्क है सर। अभी लोग ये बड़े तो जड़ामला का वाकया हुआ है, उसमें देखिए, मस्जिद मुझे इस बात को पे ऑफर किया अफसोस गया। हुआ है, मुझे इस बात नहीं, आप तो इसे इस तनाज़र में ले रहे सर। हैं, मैं उसे इस तनाज़र में ले रहा हूँ कि दुनिया के अंदर भारत शिकंजे में आया था कि वहाँ पर मसीहों के साथ ये सलूक हो रहा था सर। और यहाँ का वाकया होने के बाद वो जो तवज्जो उससे हट गई। ये आजकल क्या हो रहा है, ये कनाडा के अंदर ये ये जो सिख लीडर था उसको कत्ल किया है, और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप ये होती है कि उसने जाके अपनी पार्लियामेंट के में कहा कि मेरे पास मुसद्दका सबूत मौजूद हैं। और मैं आजकल वो सारा बड़ी कीनली वाच कर रहा हूँ सर। कि वो जो कहते हैं ना, ये हमारी मंडी है इंडिया। बात ये कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी ये हमारा शार नहीं है, वहां पर लीडरशिप है इंतहा पसंद। बिल्कुल वहाँ ठीक पर है। वो शाइनिंग इंडिया के नाम पे बरसे इक़्तिदार वो- है, वो जालिम उसने वहाँ पर लोग- मुसलमानों का जीना जीलन किया, उसने वहाँ पर क्रिश्चियंस का जीना जीलन किया, उसने दीगर, और फिर उन्होंने सिखों का सर जीना मकबूजा कश्मीर के जीलन अंदर, किया सर, बिल्कुल। मेरा ख्याल दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा अगर इंसानी बाबरी हकूक़ मस्जिद की शहादत भी खिलाफवर्जी ज़हन हो में रही है, रखें सर। वो तो मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रही है। वो जो हम कहते हैं जी कि वो जो मगरिब है वो बड़ा टची है ह्यूमन राइट्स के वाले से, और जनाब ये जो कश्मीरी हैं इनके खून का रंग सुर्ख नहीं है क्या? ये गोश्त पोस्ट के इंसान नहीं है? वहां पर आपके ह्यूमन राइट्स कहाँ गए हैं? तो मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ ने जो बात की है ये दरअसल इस्लाम का पैगाम है। बिल्कुल ठीक ये है। और क्रिश्चियंस, पाकिस्तान की क्रिश्चियंस कम्युनिटी जो मैं जानता हूं सर। वो तो बेचारे पाकिस्तान की तामीर में उनका हिस्सा है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तान लोग के हैं सर। इस्तेहकाम में उनका बिल्कुल, हिस्सा बिल्कुल है। मुहिब्बे। मैंने उन्हें कभी एग्रेसिव नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने उनको टारगेट किया वो दुश्मन के एजेंडे पे हैं। और मुझे इस बात का अफसोस है कि जब ये जड़ा वाला वाकया हुआ है उस वक्त आलमी मीडिया के अंदर
इंडिया के आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि वहाँ पर क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा था, उससे तवज्जो उठी है। मेरा ख्याल हम अपनी सोच और अप्रोच को पाकिस्तानी बनाएं। और सर, उसमें शवाहिद आपको याद है किस मुल्क के मिले? कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कानून की हकमियत के दावे तो बहुत सारे लोग करते हैं, आजकल कानून के शिकंजे पे हैं कि जी वो कहते थे जी मैं जानता हूँ मगरिब को, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, और वो हवाला क्या देते थे कि जी वहाँ पर कानून की बालादस्ती होती है। आपने कानून पे असरअंदाज होने की कोशिश की और आपने वो काम किया जो पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात ने आज तक नहीं किया। देखिए, बयानात होते होंगे, ऐलानात होते होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होते होंगे, आपने वो काम किया जो पाकिस्तान के अंदर दुश्मन कभी नहीं था कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि कौल व फ़िल के तज़ाद ने भी लोगों को एक्सपोज किया। जैसे हम कोर्ट्स की बात कर रहे थे कि अगर वो आपने लाइव कवरेज दिखाई है उसमें बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं। और बात यह कि जब तक आप कानून और आइन की हाकमियत कायम नहीं करेंगे और अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, पाकिस्तान के अंदर से इंतहा पसंदी का खात्मा नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक आइडियल स्टेट है और आइडियल स्टेट होने की और न्यूक्लियर स्टेट होने की वजह से आपको टारगेट किया जाता है। यहाँ पर छोटे से वाक़यात को बड़ा बना के पेश किया। बिल्कुल ठीक है। और सर, कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की बरतानिया में मारूफ ताजिरों से मुलाकात भी हुई। उनका कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। देखिए, बात यह है कि ये जो दौरा है हमारे निगरान वज़ीर आज़म का, इसके बारे में बहुत सी लोग बातें करते थे, लेकिन ये बड़ा मीनिंगफुल दौरा था सर। जब यूएनओ का फोरम आता है सालाना, तो वहाँ दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते हैं, और अगर वहाँ हमारा वज़ीर आज़म इसलिए ना हो कि वो निगरान है तो एक बड़ी बेहुदा सी बात होगी, लगव सी बात होगी। ठीक, वो वहाँ गए, बहुत से लोगों से मिले, बहुत से डेलीगेशन से उन्होंने इंटरेक्शन किया, और जिनसे उन्हें राब्ता कायम करना चाहिए था एक जगह पर राब्ता हुआ। अच्छा, उन्होंने वहाँ भी फोकस इस बात पर रखा कि वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की मईशत संभल जाए। उन्होंने पाकिस्तानियों से भी एड्रेस किया तो उनको ये बताया कि तुम्हारे लिए वहाँ इन्वेस्ट करने के बहुत से चांसेस हैं, अवेल की अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी अगर तुमने खो दी तो फिर शायद तुम्हें बरसों तक ना मिले। बरतानिया में भी आके उन लोगों से कहा कि देखो ये मौके हैं, तुम वहाँ इन्वेस्ट करो, काम करो, आगे आओ। अच्छा, एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत खुदा ना खास्ता अगर वो फलानी वाली चली गई है तो नई हुकूमत जो आई है ये हुकूमत कोई एक्सपेक्टेट्स के ख़िलाफ़ है या ये कोई वो उनको सहूलतें नहीं देगी। तो उन्होंने उनको एड्रेस करके ये इस बात को दिखाया गया कि हम और कुछ काम करें ना करें, हमारा मकसद इलेक्शन कराना है, लेकिन इससे मकसद ये नहीं कि इतने अरसे में हमारी मईशत जो है, हमारी तरक्की का जो पहिया है वो एक जहाँ रुका रहेगा, नहीं, वो चलता रहेगा। आपके लिए मौके हैं, आप आएँ, आपको सारी सहूलतें वो दी जाएंगी जो पॉसिबल हैं। वन विंडो ऑपरेशन ज़बानी कलामी नहीं होगा बल्कि प्रैक्टिकली किया जाएगा, और उसके नतीजे के तौर पर आपको वहाँ मौके मिलेंगे, और आप फिर अगर पहिया चल पड़ा तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये उनका एक अच्छा मैसेज था, ये कहना कि सिर्फ हम इलेक्शन कराने नहीं आए बल्कि हम ये भी देखने आए हैं कि ये जो प्रोसेस चल पड़ा है मुल्क की अपने पाँव पे खड़ा करने का, वो प्रोसेस चलता रहे। और पाकिस्तानियों, तुमने अपना रोल अदा करना है, हर मुल्क का डायस्पोरा जो है वो रोल अदा करता है, तुम भी रोल अदा कर सकते हो, रोल अदा करो। बिल्कुल ठीक कहा। सलमान गनी साहब से इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। दानियाल और रईस बेटी की शादी का फैसला गलत कर लिया। तुम यकीनन अपना सामान वापस लेने आई हो। तुम अगर मुझे कबूल नहीं करोगे तो मैं अपना सामान लेकर वापस चली जाऊंगी। और तुम्हारी मामा, उन्होंने तो लंबी चौड़ी शर्तें रखी थी तुम्हें भेजने के लिए, अब कैसे भेज दिया उन्होंने? मैं मॉम को बताए बगैर यहाँ आई हूँ। अरे मुझे क्यों नहीं बता देता कौन है वो लड़की जिसके इनकार को तूने दिल पे लगा लिया है? वो लड़की मेरी जिद नहीं है खाला, मोहब्बत है मेरी। अगर जिद होती ना तो सिकंदर के लिए उसको हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। रिश्ते जब सुतेले होंगे।
वेलकम बैक। सलमान गनी साहब, सर कैसे देख रहे हैं, कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने बरतानिया में मारूफ ताजरों से मुलाकात की, SIFC के हवाले से भी उन्हें आगाह किया, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों के हवाले से जो है वो बात की। इससे कबल उन्होंने अमेरिका का भी जो दौरा किया वो बड़ा कामयाब रहा है। देखिए उमर, पाकिस्तान का अगर आज की सूरत हाल में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी चैलेंज है। सही, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर हमारी मुल्की मईशत मजबूत होती तो हम इस सूरत हाल से दो चार ना होते। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की आग में ना जल रहे होते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में भी अपनी स्पीच में बात की और यहाँ पर भी। देखिए हमें मगरिब को और ख़ास तौर पे अमेरिका को ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की मईशत तो स्टेबल थी, ये दहशतगर्दी की जंग थी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। ये जंग किसकी थी? ये अमेरिका की जंग थी। उन्होंने हमें फ्रंटलाइन कंट्री बनाया और पाकिस्तान ने एक कुर्बानियों की तारीख है। 50-60 हज़ार लोग हमारे शहीद हुए, हमारा 150 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। चाहिए तो ये था कि वो इस कैफियत के बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा होता। खड़ा किसके साथ हुआ? जाके इंडिया के साथ। और जो हमारे साथ खड़ा हुआ वो तो चाइना है। और चाइना भी हमें हजम नहीं हो पाता। पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास अंसर है। मैंने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में एक बात की थी और मुझे इसकी बड़ी पजीराई मिली सर कि सर आपकी हर बात पे पजीराई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बात खुल कर करनी चाहिए कि चाइना का एम्बेसडर जो है वो तो सियासी एजेंडा उसका नहीं होता। वो तो नहीं लोगों से जाके पूछता कि पाकिस्तान का इलेक्शन कैसा होगा, नहीं होगा। वो तो हर गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं। अमरीकी सफ़ीर साहब को क्या आग लगी हुई थी कि वो कभी एक पार्टी के पास जाते हैं, कभी दूसरी तीसरी। किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो? पाकिस्तान में हमेशा डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते रहे। जनरल मुशर्रफ के अंदर से कहते थे हमें पाकिस्तान नजर आता है। पाकिस्तान का असल मसला पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है और मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ तब गामजन होगी जब मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यकजहती होगी, जब हम अपने इशूज़ के हवाले से यकसू और संजीदा होंगे। हम क्यों नहीं रहे? क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो 10-12 साल से जो तर्ज अमल अख्तियार किया गया है उसमें मईशत ने मजबूत होना था या कमज़ोर होना था? जैसे हमने पहले सेगमेंट में एक बात की है कि आपने ऐसे फैसले किए, आपने चलता पाकिस्तान जो पटड़ी से उखाड़ के रख दिया, आपने CPEC को टारगेट किया, आपने पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा किया है। मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम मईशत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कभी मईशत पे सियासत नहीं होती थी। मुआशी सूरत हाल का तसलसल कायम होता था। लोग मुआशी सूरत हाल के लोग डिलीवर करते थे, परेशानी होती थी। देखिए ऐसी लीडरशिप थी माजी के अंदर। कभी रोटी दाल का इशू नहीं था। कभी गवर्नमेंट आई है, एक गवर्नमेंट के दौर में अगर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी तो दूसरी गवर्नमेंट ने आके बिजली के कारखाने लगाए हैं जी। आप ये कहते हैं जी वो आए थे जी, वो बिजली ज्यादा पैदा कर गए, मतलब ये भी एक इल्जाम है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पे सियासत का सिलसिला बंद होना चाहिए और एक यकसुई होनी चाहिए। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। पाकिस्तानी कौम एक ज़हीन कौम है, यहाँ पर हर तरह के मौके मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो कैफियत तारी की गई है, कुछ अनासर ने किया है, उनका एजेंडा क्या था? देखिए हम बैठ के कहते हैं जी वो इंडिया हमारा दुश्मन है, वो पाकिस्तान को गैर मुसाकम करना चाहता है। हम यहाँ पर बैठ के कौन सी कमी छोड़ रहे हैं जो इंडिया ने पूरी करनी थी? जी सर, बात यह कि हम तो इंडिया से आगे थे, हमारी करेंसी उनसे आगे थी, हमारा GDP उनसे आगे था। तो आखिर यहाँ पर हम क्यों पहुंचे? जब तक हम पाकिस्तान के अंदर इस अमर का जाए। देखें, आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले मर्ज की तशखीस करता है, उसके बाद उसका इलाज होता है सर। तो आपने क्या मर्ज की तशखीस की? मर्ज की तशखीस यही है कि पाकिस्तान की मईशत पे सियासत नहीं होनी चाहिए और मईशत कौमी मईशत है। जैसे हमारे अदारे हम कहते हैं ना कि फौज एक कौमी फौज है। जी सर, आपने हमारे अदारों पे भी असरअंदाज होने की कोशिश की है। जब तक ये माइंड सेट एक्सपोज नहीं होगा, और पाकिस्तानी कौम के बारे में मैं एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के हवाले से सबसे ज्यादा जज्बाती पाकिस्तानी कौम होती है, वो कुर्बानी देती है जिसको पाकिस्तान के सम्राट नहीं मिले, और जिन्हें पाकिस्तान के सम्राट मिलते हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे असरात पैदा नहीं करते। मैं समझता हूँ कि मईशत की मजबूती ही पाकिस्तान की मजबूती की ज़ामन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सज्जाद मीर साहब। सर, रबीउल अव्वल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का महीना 12 रबीउल अव्वल, गलियां मोहल्ले अभी से सजना शुरू हो गए हैं। आप तो इस माहौल को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं। हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन और उसके हवाले से जो है वो तैयारियां शुरू कर देता है। दरूद और सलाम की सदाएं भी जो है वो बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। महफिल मिलाद का इनकाद किया जा रहा है, कैसे क्या कहेंगे सर? देखिए, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। यानी मैं इस पे क्या बोलूँ
यानी कि ये कोई मेरी गलियां मोहल्ले नहीं सजते, बल्कि ये मैं कहूँगा कि पूरी कायनात सज गई थी उस दिन, उनके लिए कुल जिस दिन कायनात हजूर बनाई की वलादत हुई थी। क्या और इस तरह सज गई थी कि एक यानी दुनिया की तारीख में एक नए दौर का आगाज़ हुआ था बकौल अल्लामा इकबाल के। पुराना दौर ख़त्म हो गया था और नए दौर के आगाज़ हुआ था। ही वॉज ए ब्रिज बिटवीन एन ओल्ड एज एंड द न्यू एज। इकबाल ने इसको साबित किया है और ख़त्म नबूवत के मफ़हूम ही यही बयान किया है कि वही ने अपने ख़ात्मे का ऐलान करके गोया ये साबित कर दिया था, ये कह दिया था कि अब इंसान को साइंटिफिक में नहाज को कबूल करना पड़ेगा। ये एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों के अंदर जो ताकत है वो इश्क मुस्तफ़ा की ताकत बिल्कुल है। वो लोग अब हिस्टोरियन भी कहते हैं, मगरबी हिस्टोरियन कहते हैं कि मुसलमानों के दिल से आप कुछ सब कुछ उनके अंदर रहने दें, एक इश्क मुस्तफ़ा निकाल दें तो उनके अंदर कुछ नहीं रहता। और एक ये ऐसी ताकत है जो ये कोई हीरो वर्शिप नहीं है, ठीक है, कि आप एक पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं और उसकी इबादत करते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसको पसंद करते हैं। आप पूजा नहीं करते, आप ये कहते हैं वी आर नॉट मोहम्मदन्स, हम कोई उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। हमें तो जो उन्होंने हुक्म दिया है, अल्लाह का पैगाम पहुँचाया है, हम उस पैगाम को मानते हैं। हम उन पर इसलिए जान कुर्बान करते हैं कि अगर वो ना बताते तो हम अपने खुदा को ना पहचानते, अगर वो ना बताते तो हम उस पैगाम की तशरीह ना कर सके जो एक मोज़े की शक्ल में कुरान के अल्फाज के हवाले से हम तक पहुँचा है। उसकी भी तशरीह हमें उन्होंने बताई। उनकी पूरी ज़िंदगी कुरान की तफसीर है और वो तो तफसीर लेकर जब मुसलमान आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर तहम्मुल भी होता है, ज़ब्त भी होता है और रवादारी भी होती है, बर्दाश्त भी होती है और कुव्वत भी होती है। और ये कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो कुव्वत पैदा कर दी है, एक हिस्टोरियन ने यह कहा, सेठ टाइनबी ने कहा था कि वो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देने के लिए तैयार होते हैं इस्लाम की खातर, हत्ता कि जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि दीन की खातर, मैं कहता हूँ कि तहजीबी इक़दार की खातर, तहजीबी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की खातर अपनी बड़ी से बड़ी चीज़ कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा हो जाना, हत्ता कि जान भी कुर्बान कर देने की ताकत पैदा हो जाना, यही वो चीज़ है जिसको मगरब जहाज़ समझ के डरता है। और मैं समझता हूँ कि ये वो उतनी बड़ी कुव्वत है जिसने मुसलमानों को ज़िंदा रखा हुआ है और ये कुव्वत पैदा की है इश्क़ मुस्तफ़ा ने, इश्क़ मोहम्मद ने। उन्हीं की वजह से हम आज दीन का परचम बुलंद किए हुए हैं। ये नहीं है कि हम कोई किसी शख्स को फॉलो कर रहे हैं, ये शख्स है कि उन्होंने हमें जो बिजलियां भर दी हैं जी, वो ही हमारी कुव्वत। बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब से देखिए, बात ये कि गली मोहल्ले सजाने की अपनी एक अहमियत और वाबस्तगी ज़रूर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्ने इंसानियत ही नहीं थे, रहमतुल आलमीन बिल्कुल थे। और आज की ज़रूरत यह है कि हम उनकी तालीमात पे अमल पैरा हों और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अक़लीतों से भी अच्छे सलूक की हमें हिदायत की है। और उन्हें सादक और अमीन क्यों कहते थे उनका दुश्मन? कि वो सच्चे थे, वो खरे थे, वो दयानतदार थे। क्या हम सच्चे हैं? क्या हम खरे हैं? क्या हम दयानतदार हैं? क्या हमारी सोच और अप्रोच खालिस है? मेरे ख्याल रबीउल अव्वल का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलना चाहिए। और बात यह कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में ही दुनिया के अंदर अमन आ सकता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला अमन है, सलामती है। ये सब कुछ क्यों होता है? मैं जैसे मीर साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि इश्क़ मुस्तफ़ा, आप जब यूरोप के और वहाँ के वो कहते हैं कि ये खुदा ताला के हवाले से शायद इतने जज्बाती नहीं है जितने अपने नबी के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि हमारी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमें उनकी तालीमात पे अमल पैरा होना चाहिए। और उनकी तालीमात के नतीजे में इस्लाम ही मजबूत नहीं होगा, हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी एक इनकलाब आएगा। और जो भी उनकी तालीमात पे गामजन हुआ है वो सरखरू है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बिल्कुल बात दुरुस्त की है कि अगर जो ना हो इश्क़ मुस्तफ़ा तो फिर ज़िंदगी फजूल है, बेकार है। बिल्कुल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हमें अमल पैरा होने की ज़रूरत है। उनकी तालीमात पर ही अमल पैरा होकर हम
दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कंप्लीट डिस्कशन की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा बरतानिया पर भी डिस्कशन की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मसीही वफ़द से मुलाकात हुई उस पर भी बातचीत की गई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।